हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। आज की जो हमारी क्वेश्चन बैंक है वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री की होने वाली है। 2021 और 2022 की जो न्यू क्वेश्चन बैंक आई है उसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। आज जो चैप्टर हम इस वीडियो में देखेंगे वो है औपनिवेशिक शहर। इसके पहले के जितने भी चैप्टर है उनका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको ये सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए गए हैं। कैसे जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से उस लिंक पे क्लिक कर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है औपनिवेशिक शहर, जो कि टोटल 10 मार्क्स का है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेंथी क्वेश्चन भी इनसे बनने वाला है, तो इस वीडियो में इन सब का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करने हैं चैप्टर नंबर 12 औपनिवेशिक शहर। ओके, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्प की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन किसे बनाया गया था? शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल या मनाली को? तो राइट आंसर रहेगा शिमला को। उसके बाद सेकेंड है, शाहजहानाबाद कहा जाता है, किसे कहते हैं? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास? तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली को कहते हैं। उसके बाद 1857 के विद्रोह के पूर्व दिल्ली के जो कोतवाल थे वो कौन थे? तो गंगाधर नेहरू, अरुण नेहरू, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर रहेगा गंगाधर नेहरू। ओके, उसके बाद भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय यात्री थे, कहाँ से आए थे यूरोपियन यात्री सबसे पहले? तो पुर्तगाल से। तो राइट आंसर रहेगा कि पुर्तगाल से आए थे। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, कब हुई? 1910, 1912, 1909 या 1911? तो राइट आंसर रहेगा 1911 में कलकत्ता जो भारत की राजधानी थी वहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया उसे। ओके, सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की। चलिए इनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आमर गाथा नामक कृति की लेखिका है, किसने यह ग्रंथ लिखा है? तो यह ग्रंथ लिखा है विनोदिनी। किसने? विनोदिनी दासी ने। तो राइट आंसर रहेगा विनोदिनी दासी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी में थी, कहाँ पर थी? तो बम्बई में थी। ओके, इसीलिए मुंबई को भारत का सरताज भी कहा था ये। ओके, उसके बाद दशकीय जनगणना प्रणाली से प्रारंभ हुई, कब से जो दशकीय जनगणना प्रणाली है वो स्टार्ट हुई थी? तो 1982 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, नवगाथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? तो सबसे प्रमुख उदाहरण है विक्टोरिया, जो विक्टोरिया टर्मिनस है वो विक्टोरिया टर्मिनस। ओके, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध ईस्वी से हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है। ओके, उसके बाद ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के स्टेशन का मुख्यालय स्थान पर हुआ करता था, किस स्थान पर? तो वही विक्टोरिया पर हुआ करता था, विक्टोरिया टर्मिनस पे। ओके, विक्टोरिया टर्मिनस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहर को भारत का सरताज घोषित किया, तो अभी मैंने आपको बताया बम्बई को भारत का सरताज कहा गया था। ओके, चलिए रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं सही जोड़ी की। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल, तो चोल किससे संबंधित था? तो ये मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती थी, उसे कहते थे चोल। ओके, मुंबई में बहुमंजिला इमारतें। सेकेंड है काजीपुरम मदुरई, तो ये क्या है? तो ये है मंदिरों के केंद्र। उसके बाद तीसरा है राइट्स बिल्डिंग, तो राइट्स बिल्डिंग कौन थी? तो इस जस्ट के सामने वाला कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में जो बनाया गया महल था उसे राइट्स बिल्डिंग कहते थे। उसके बाद मद्रास पट्टनम, ये कहाँ है? तो ये चेन्नापट्टनम की जो बस्ती है उधर। फिर गवर्नमेंट हाउस, तो जो गवर्नमेंट हाउस था वो क्या चीज़ थी? तो वो था ब्रिटिश शासनकाल में नौकरशाही का प्रतीक। उसके बाद बंगलो, तो बंगलो जो है वो बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, बंगाल के बंगला शब्द से। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। चलिए बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1905 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया? जी नहीं, इसका आएगा असत्य।
क्या होगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकार गरीब वर्ग के परिवार के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे? जी नहीं, इसका भी आएगा असत्य। उसके बाद नेक्स्ट है, हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र थे? तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी? जी हाँ, इसी का आएगा सत्य। उसके बाद भारत में रेलवे का आरंभ 1853 में हुआ था? तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया था? तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना? तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तरों को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मार्वल पैलेस कहाँ स्थित है? जो द मार्वल पैलेस था वो कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में, जिसे उस टाइम पे कलकत्ता भी था। ओके, कलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल का जो प्रथम गवर्नर था, पुर्तगाल से जो प्रथम गवर्नर बना था वो कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ओके, द अल्मीडा। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, जो क्लाइव था उसको। उसके बाद गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो गोरखा युद्ध हुआ था 1815 से 1816 ईस्वी के बीच। उसके बाद अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया था? तो जो फोर्ट जॉर्ज का किला था वो मद्रास में बनवाया था। ओके, अभी इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। अब 2 अंकीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 अंकीय प्रश्न है भाग 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली थी उसकी 3 विशेषता हमें बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। ताकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसमें नुकीली मेहराब निकली हुई रहती थी, साथ में स्क्लेप्ड जो मेहराब होती थी वो भी इस पर निकली हुई होती थी। उसके साथ जो इंडो सार्वजनिक शैली थी उसमें जितनी भी संरचनाएं निर्मित हुई है वो मुख्य रूप से सार्वजनिक भवन है, यानी कि इंडो सार्वजनिक शैली से सार्वजनिक जो भवन है बड़े बड़े उनका निर्माण हुआ है। जैसे कि आप हमारी ताजमहल होटल को देख सकते हैं, वो इसी की बनी है। गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो वो भी इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली से बनी है। ओके, ये स्थापत्य कला की एक विशेष शैली होती है। इसमें अगर अपन बात करें तो गुंबद छज्जा बना होता है, लटके हुए बाज बने होते हैं, अक्सर विशिष्ट कोष्ठकों द्वारा इन्हें समर्थित किया जाता है। तो इस तरीके की शैली थी ये इंडो सार्वजनिक शैली। सबसे मेन बात कि इससे बड़े बड़े जो सार्वजनिक भवन थे, ताजमहल, होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, इस तरीके की चीज़ें बनी हुई थी। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है दोस्त हमारे सामने, गरीब मजदूरों के लिए शहरी जीवन एक संघर्ष था, क्यों? यानी कि जो गरीब मजदूर थे उनके लिए जो शहरी जीवन था उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी, काफ़ी कठिनाइयाँ थी, तो क्यों, उसको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गरीब क्षेत्रों में गरीब और रोजगार लोग काम की खोज में शहरों की ओर कूच कर रहे थे। यानी कि जो गरीब इलाके थे वहाँ पर जो गरीब लोग होते थे वो रोजगार प्राप्त करने के लिए कहाँ पे जा रहे थे? शहरों में जा रहे थे। और कुछ लोगों को शहरों में नए अवसरों का स्रोत दिखाई दे रहा था। लोगों को लग रहा था कि शहरों में बहुत ज़्यादा काम है, हमें नए अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ अन्य को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण दिख रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों को जो शहरों की शैली होती है बिल्कुल आकर्षक और लुभावनी, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसलिए लोग क्या कर रहे थे, गरीब लोग भी शहरों में जाने लगे। अब शहर में खर्च की लागत को कम करने के लिए अधिकांश पुरुष क्या करते, प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते। यानी कि पुरुष चले जाते, उनके बच्चे और उनकी जो पत्नियां होती थी, महिलाएं और बच्चे, वो गांव में ही रहते, वो काम की तलाश में शहर जाने लगे। अब जब वो शहर जाने लगे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम और संघर्षों का सामना करने पड़ा। जैसे शहरों में नौकरी अस्थायी थी, यानी कि परमानेंट जॉब आपको नहीं मिली हुई थी, खाना भी बहुत महंगा रहता था, आवास का खर्च उठाना मुश्किल था। अतः शहर की जो जिंदगी थी वो मजदूरों यानी कि गरीबों के लिए संघर्षपूर्ण थी, यानी कि बहुत संघर्ष से वो वहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए मजदूरों की यानी कि गरीबों की जिंदगी को शहरों में संघर्षपूर्ण कहा गया है। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3। मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई मूलतः कैसे शहर थे? ये महत्वपूर्ण कैसे बन गए? यानी कि जो मद्रास था, कलकत्ता था, बम्बई थे, ये किस प्रकार के शहर थे? उस टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंस इनकी क्यों थी? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर मद्रास। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मद्रास किस तरीके का शहर था उस टाइम पे, है ना। तो देखो मद्रास को बहुत सारे गांवों से मिलाकर विकसित किया गया था। यानी कि जो मद्रास था वो बहुत सारे गांवों को जब मिलाया तो एक मद्रास बड़ा शहर बना। यहाँ पर विविध समुदाय के अवसरों और स्थानों का प्रबंधन था। यानी कि यहाँ बहुत भिन्न भिन्न तरीकों के अवसर व स्थानों का प्रबंधन था। यहाँ पर नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले समुदाय आए और मद्रास में ही बस गए। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग कर रहे थे वो यहाँ पर आकर बसे थे। ऐसे भारतीय लोग जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे वो यहाँ पर आके बसे थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करने लगे, जिससे क्या हुआ, मद्रास एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। तो इस तरीके से मद्रास उस टाइम पर था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने बम्बई। अब बम्बई को देखते हैं कि बम्बई किस तरीके का था। तो देखो यहाँ पर बम्बई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक विशाल बंदरगाह था। देखो बम्बई एज अ सिटी नहीं था, उस टाइम पे एक बंदरगाह था बहुत बड़ा जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। भारत में यह पुर्तगाल के अधीन था। जब पुर्तगाल आए तो ये किसके अंडर में चला गया था? पुर्तगालियों के। बंदरगाह होने के कारण यहाँ औपनिवेशिक भारत की व्यापारिक राजधानी थी। ओके, इसे व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। 19वीं शताब्दी तक भारत का जो आधा निर्यात और आयात इसी बंदरगाह से होता था। यानी कि टोटल इनपुट और एक्सपोर्ट का जो सारा काम था वो बम्बई से ही होता था। इस व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएं अफीम थी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा था और इम्पोर्ट वो अफीम का हो रहा था। यहाँ कई पूंजीपति का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह विश्व व्यापार से जुड़ गया। यहाँ पर बनाई गई इमारतें इनकी यूरोपीय शैली पर आधारित थी। तो बम्बई उस टाइम पर बहुत बड़ा बंदर गया था और व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे व्यापारिक राजधानी भारत की बनाया गया था। तो ये बम्बई की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कलकत्ता की। देखो जो ये कलकत्ता शहर था ये 3 गांव से बना था। एक तो सुतानाती, कोलकाता और गोविंदपुरम, इन 3 गांवों से मिलकर कोलकाता को बनाया गया था। अंग्रेजों ने अनेक क्षेत्रों के पुराने बुनकर और कारीगरों को हटने का आदेश दिया इस शहर से। ओके, और शहर के मध्य में नए बनाए गए फोर्ट विलियम के आसपास के विशाल मैदान में खाली जगह के रूप में छोड़ दिया गया। लॉर्ड वेलेजली ने 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक विशाल महल बनाया कोलकाता में, और ये अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक था। यानी कि जो कोलकाता था वो एक शहर था जो कि 3 गांवों से मिलकर बना था, और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए थी कि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें जैसे फोर्ट विलियम की बात हुई, गवर्नमेंट हाउस था, ये बना हुआ था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मद्रास क्या है, किस तरीके का था और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, बंदरगाह कैसा था, कैसे बना और इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है, और कोलकाता, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है, दिल्ली में नगरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि जो दिल्ली थी वो किस तरीके से नगरीकरण की प्रक्रिया में आई, हमें ये बताना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर, नगरीकरण की दौड़ में दिल्ली। ओके, दिल्ली औपनिवेशिक काल में भी उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख नगर थी। यानी कि जब औपनिवेशिक काल चल रहा था उस टाइम पे उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख नगर था ही सही, उसके साथ साथ मुगल शासन काल के दौरान भी दिल्ली भारत की राजधानी थी। इस नगर का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो दिल्ली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन हिस्ट्री में। ओके, औपनिवेशिक नगरीकरण का प्रभाव इस नगर पर भी पड़ा था। जो औपनिवेशिक आए थे लोग, यूरोपियन, उनका प्रभाव दिल्ली पर भी पड़ा था। विशेषकर 1911 में जब इसे औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया था, यानी कि भारत की राजधानी बनाया था। उसके पश्चात नगर का तीव्र विस्तार हुआ, यानी कि बहुत प्रगति की इस नगर ने, तथा नगरीकरण की प्रक्रिया में यहाँ तेजी से संपन्न हुई। अब जो दिल्ली है वो मुख्यतः 2 भाग में है, एक है पुरानी दिल्ली और दूसरी नई दिल्ली। नई दिल्ली को ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। नई दिल्ली में बड़ी बड़ी शासकीय इमारतें, सुंदर पार्क, चौड़ी सड़कों से युक्त आधुनिक तथा सुनियोजित शहर है। इस प्रकार दिल्ली में भी औपनिवेशिक नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से क्रियान्वित किए गए। ओके, तो ये आंसर है कि दिल्ली किस तरीके से औपनिवेशिक कार्यकाल में नगरीकरण की दौड़ में शामिल हुई। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट
अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 5। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख कारण। जो यूरोपियन उपनिवेश थे वो क्यों भारत में आए थे, इसका प्रमुख कारण हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आंसर भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद जो यूरोपियन थे वो भारत आना शुरू हो गए थे। यूरोपियन लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए। इनमें से कईयों का जो आकर्षण था वो भारत ही था। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वे कई जगहों पर अधिकार कर लिए थे, किंतु 19वीं सदी आते आते अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हो गया था। अंग्रेजों का भारत पर आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला अत्यधिक लाभ था। अगर इस तरीके से कहें शॉर्ट में, तो यूरोपियन जो थे वो इंडिया में उपनिवेशवाद की स्थापना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो भारत में व्यापार कर अत्यधिक लाभ कमाना चाहते थे, और 15वीं सदी के अंत के बाद ही जो यूरोपियन थे वो भारत आए थे। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे। जो औपनिवेशिक शहर थे जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास वगैरह, इन सब में जो रिकॉर्ड बनते थे उनको अंग्रेज बड़ा संभाल के रखते थे। तो संभाल के रखने के पीछे क्या रीज़न था उसको देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर रखने के कारण, सबसे पहला कारण तो यह थे कि आंकड़े और जानकारियों के आधार पर शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेज आंकड़े और जो जानकारियाँ इकट्ठे कराते थे उनको इसलिए रखते थे ताकि वो शासन को अच्छी तरीके से चला सके। फर्स्ट तो ये रीज़न था। सेकेंड, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा व्यापार को कुशलता से प्रोन्नत करने के लिए, यानी कि अगर हमारे पास व्यापार से जुड़े आंकड़े होंगे तो हम अपने व्यापार को कुशलता से उसकी उन्नति कर सकेंगे, उसके बढ़ा सकेंगे। तो सेकेंड रीज़न ये था। थर्ड, शहरों के विकास के साथ शहरी नागरिकों के रहन सहन, आचार विचार, शैक्षिक जागरूकता, राजनीतिक रुझान आदि का अध्ययन करने के लिए कि शहरों का तो विकास हो रहा है, शहर के जो नागरिक है वो उनकी किस तरीके की स्थिति है, इसको जानने के लिए भी औपनिवेशिक टाइम पे शहरों के रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता था। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7। नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो नए शहरों का विकास हुआ वहाँ पर जो सामाजिक संबंध थे वो पूरी तरीके से चेंजेस आ गया था उनमें, तो किस हद तक बदले थे हमें ये बताना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर, नए शहरों में सामाजिक संबंधों में बदलाव। सबसे पहले, नए शहरों का जो सामाजिक जीवन था वो अति संपन्नता और अति निर्धनता का मिश्रित रूप था। यानी कि अगर कोई संपन्न है तो बहुत ज़्यादा संपन्न होगा, बहुत ज़्यादा अमीर होगा, और अगर कोई गरीब है शहर में तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होगा। तो इस तरीके का माहौल, सामाजिक जीवन नए शहरों में था। दूसरा, यहाँ की जो जिंदगी थी वो अति व्यस्त थी। यहाँ यातायात के साधन घोड़ा गाड़ी, ट्रामा या बस थे। काम करने और आवास का स्थान अलग अलग बनाए गए थे। वर्किंग प्लेस अलग था, जहाँ पर रहते थे वहाँ वो स्थान अलग था। तो इस तरीके से ज़िंदगी जो थी वो बड़ी व्यस्त थी। नए नगरों में टाउन हॉल थे, रंगशाला थी, पार्क थे, सिनेमा हॉल थे और सार्वजनिक स्थल थे, यानी कि फुल एंटरटेनमेंट की चीज़ें थी नए शहरों में, इसलिए उसका सामाजिक जीवन भी चेंज हुआ। यहाँ कई सामाजिक समूह थे, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग काम करने के लिए यहाँ पर आते थे, और यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर आकर काम करते थे शहरों में। उसके बाद मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के नक्शे पुराने भारतीय शहरों से भिन्न थे। इनमें बनाए गए भवनों और औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाया या स्पष्ट छाप दिखती है। यानी कि ये जो शहर थे ये पूर्ण तरीके से औपनिवेशिक रूप में बने हुए थे। तो इस तरीके से वहाँ के सामाजिक संबंधों में काफ़ी बदलाव आ चुका था। तो ये इसका आंसर था। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है प्रश्न क्रमांक 8। गारेर मठ क्या था, इसका क्या महत्व है। गारेर मठ किसे कहा गया और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये बतानी है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं।
देखिए, गारेर मठ ये जो है ये कलकत्ता में जो नवनिर्मित फोर्ट विलियम था, ओके, उसके आसपास एक विशाल जगह छोड़ दी गई थी जिसे स्थानीय लोग क्या कहते थे, मैदान या गारेर मठ। गारेर मठ क्या है, कलकत्ता जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्ट विलियम बनाया गया था। उसके आसपास क्या किया था, बहुत सारा ऐसे इलाका छोड़ दिया गया था, जैसे कि ये फोर्ट विलियम है, इसके आसपास यहाँ पर बहुत सारा इलाका बना दिया गया। तो इसी को लोगों ने कहा गारेर मठ, ओके, सामान्य लोगों ने। खाली मैदान रखने का, अब खाली मैदान क्यों रखा था इतना बड़ा, तो इसका उद्देश्य यह था कि अगर शत्रु की सेना किले की ओर बढ़े तो उस पर किले से बिना किसी बाधा के गोलाबारी कर सके। अगर कोई शत्रु आ रहा है तो उसको आसानी से अपन वहां से उस पर गोलाबारी कर दें, इसलिए फोर्ट विलियम के आसपास खाली जगह छोड़ी गई जिसे गारेर मठ कहते हैं। जब कलकत्ता में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई तो फोर्ट के बाहर मैदान के किनारे पर आवासीय इमारतें भी बनने लगी और बाद में जब अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा कलकत्ता पर अपना नियंत्रण बना लिया तो उस मैदान से बाहर इमारतें बनानी शुरू कर दी। फोर्ट के आसपास विशाल खुली जगह थी जो अभी वर्तमान में अभी भी मौजूद है, यहाँ की एक पहचान बन गई है। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से प्रथम उल्लेखनीय काम था, ओके। तो ये है गारेर मठ, आप समझ गए होंगे, खुला मैदान था फोर्ट विलियम के आसपास का। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। कलकत्ता की लॉटरी कमेटी 1817 क्या थी। कलकत्ता में एक कमेटी गठित की गई थी, लॉटरी कमेटी। अब ये क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कलकत्ता की लॉटरी कमेटी, शहर को साफ करने के लिए 1817 में लॉटरी कमेटी का गठन हुआ, यानी कि शहर में साफ सफाई रखी जाए, इसके लिए एक बनाई गई लॉटरी कमेटी। इस कमेटी ने क्या किया, शहर में स्वास्थ्य और सफाई के लिए एक नक्शा बनवाया। अब ये किस तरीके से काम करती थी लॉटरी कमेटी, तो लॉटरी कमेटी क्या करती थी, लॉटरी बेचती थी, ओके, और लॉटरी बेचकर नगर नियोजन के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, यानी कि शहरों को अच्छी तरीके से रख सके इसलिए लॉटरी बेचकर पैसा इकट्ठा करने का काम करती थी। अब लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद कलकत्ता नगर के नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से इसी कमेटी ने किया था, ओके। जो कलकत्ता और ये बड़े बड़े शहर थे इनको डेवलपमेंट कराने में कलकत्ता की जो लॉटरी कमेटी थी उसका इम्पोर्टेंट रोल था, ओके। तो ये एक ऐसी कमेटी थी जो लॉटरी बेचकर शहर का विकास करती थी या उसके नियोजन में हिस्सेदारी या पैसों के रूप में भूमिका निभाती थी, ओके। तो ये है कलकत्ता की लॉटरी कमेटी, 1817 में इसका गठन हुआ था। ये इसके आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला है प्रश्न क्रमांक 10। मुंबई भारत का सरताज कैसे बना, ओके। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बम्बई भारत का सरताज। देखो, 1861 ईस्वी के आसपास ये कपास का मुख्य निर्यातक केंद्र था, यहाँ से कपास का निर्यात किया जाता था। इंग्लैंड में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण वहाँ से कपास नहीं आती थी, इसलिए दक्कन की जो सारी कपास थी वो बम्बई बंदरगाह भेजी जाती थी, जिसकी वजह से 1869 में स्वेज नहर खुल गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध क्या हो गए, मजबूत हो गए। इससे बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारी को खूब लाभ हुआ और वह भारत का सरताज बन गया। कहने का मतलब ये है कि बम्बई उस टाइम पर व्यापार के लिए इतना मशहूर था, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो भारत ही नहीं इस विश्व में फैल गई थी और इसी के लिए बम्बई को भारत का सरताज कहा गया। तो ये इसका आंसर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमने हमारा जो भाग 2 था उसके जितने भी 2 अंकीय क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया है, और जो भाग 3 में 4 अंकीय क्वेश्चंस है इनको हम अब अनदर वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे, ओके। ये जो वीडियो था ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहने वाला है, ओके। तो इसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव जो अपने MCQ थे वो और जो 2 अंक के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे यहाँ पर 4 अंकीय प्रश्नों की। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।